यूके बिजनेस वीज़ा गाइड ड्यूरिंग कोविड। आज की इस वीडियो में हम बहुत ज़रूरी मालूमात शेयर करेंगे। तो अगर आप यूके के लिए अप्लाई वीज़ा करना चाह रहे हैं या उधर बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत सारे सवालात का जवाब है। हम टाइप्स ऑफ वीज़ा को डिस्कस करेंगे और वीज़ा अप्लाई करने का फुल प्रोसीजर भी बताएंगे। तो तफसील से समझने के लिए आइए शुरू करते हैं। यूके के बिजनेस वीजा गाइड के पढ़ा था ड्यूरिंग द कोविड। ठीक है, मैंने इसके इंट्रोडक्शन में यही बताया था कि ये डिफरेंट यूके के जो आउटसाइड से लोग हैं जो कि अप्लाई करना चाहते हैं फॉर यूके विद द सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑफ कोरोना वायरस, वो कैसे उनका ट्रैवल कैसे इफेक्ट होगी विद कोरोना वायरस एंड क्या कॉस्ट उनको पड़ेगी, और वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज भी बताई थी, जिसमें मैंने पहले फॉरनर वीजा का ये मैंने जनरली बताया था कि कोई भी अगर वीजा है, क्योंकि फॉरेनर वीजा वही होता है जो कोई आउटसाइड द यूके किसी को मिलता है। फिर फॉरेनर वीजा की आगे से कैटेगराइजेशन होती है कि वो बिजनेस है या वो क्या है। तो उसके लिए इट्स इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज द जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फॉरेनर वीजा, कि उनको कोरोना वायरस टेस्टिंग और क्वारंटीन के रूल्स हैं जो कि ऐड हुए हैं विद द पासपोर्ट एंड वीजा सर्विसेज, कि उनको बाकी कंट्रीज में तो 14 डेज है, बट यूके के अंदर दे हैव सेट के इट्स 10 डेज क्वारंटीन इफ यू आर स्टेइंग फॉर योर सेल्फ। मतलब आप खुद से अपने लिए कोई होटल कर रहे हैं, और द गवर्नमेंट अगर आपके लिए कर रही है तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होटल होना चाहिए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो यूके गवर्नमेंट के एम्बिट में आती है वो ये है कि आपको ये चीज एस्टेब्लिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यूके आने से 10 दिन पहले कहाँ थे, बिकॉज उस हिसाब से आपको ट्रीट किया जाएगा। हो सकता है यूके की शॉर्ट लिस्ट में, हिट लिस्ट में कुछ ऐसे कंट्रीज हों जिनको उन्होंने कहा हो कि ये कंट्रीज बहुत हमारे हिट लिस्ट में है, ये बहुत डेंजरस है, तो इनके माइग्रेंट्स या इनके लोगों को ऐसे ट्रीट करेंगे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एस्टेब्लिश कि आप कहाँ से 10 दिन पहले कहाँ थे। फिर उसके बाद मैंने यूके के अप्लाई करने के लिए बताया था कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारी जो गाइडलाइंस है वो चेंज हुई हैं, जिसमें मैंने पहले बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर वीजा के बारे में बताया था कि इसमें दो तरह के वीजा है, एक इनोवेटर वीजा है, एक स्टार्टअप वीजा है। इनोवेटर वीजा आप तब अप्लाई करते हो जब आपके पास बहुत ही इनोवेटिव आइडिया होता है, ठीक है, जो कि मार्केट में किसी के पास नहीं होता, और वो आइडिया किसी भी कंपनी या कोई भी इंस्टीट्यूशन इंडोर्स कर रहे वो आइडिया। ठीक है, सिर्फ आइडिया होना इज नॉट अ बिग डील, आपको कोई कंपनी इंडोर्स करे उस आइडिया को, वरना उस आइडिया की कोई जो है वो वर्थ नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ एक आइडिया होगा। और स्टार्टअप वीजा भी वो है जो अभी न्यूली अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं यूके के अंदर, तो उसके लिए उनका भी आइडिया डिफरेंट होना चाहिए, और उनके डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं कि जैसे उनका जो बिजनेस आइडिया है वो बहुत वाइबल होना चाहिए। वाइबल मीन्स कि उसके अंदर पोटेंशियल होना चाहिए। अब मैं कोई एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया निकाल तो लूं, लेकिन मुझे पता है कि ये इस सर्टेन मार्केट के अंदर ये बिजनेस ग्रो ही नहीं करेगा, तो इस वजह से वो यूके के अंदर कह रहे हैं कि चाहे आप स्टार्टअप वीजा के लिए अप्लाई करें, चाहे आप इनोवेटिव वीजा के लिए अप्लाई करें, यू मस्ट हैव एन आइडिया दैट इज इनोवेटिव, endorsed by an institution, and must be viable। viable कि it has the potential to grow। ठीक है, अब मैं कहूँ कि मैं चांद पर एक घर बनाना चाहती हूँ, ये बहुत इनोवेटिव सा आइडिया है, लेकिन इसमें कोई वाइबिलिटी नहीं है, इट्स नॉट, इट डजंट हैव द पोटेंशियल टू ग्रो बिकॉज इट्स अनलाइकली टू हैपन। उसके बाद मैंने एलिजिबिलिटी बताई थी कि वही है इंडोर्समेंट के केस में देव सेड कि अगर आप जैसे कुछ बिजनेस कुछ कंसल्टेंट्स होते हैं जो बच्चों के वीजा दिलाते हैं यूनिवर्सिटीज में ये वो, तो उस केस में क्या होता है कि देव सेड कि आपको किसी यूके की हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंडोर्स करे आपको, कि नहीं आप एक लेजिटिमेट किस्म की कंसल्टेंट है जो कि लोग बच्चों को बाहर भेजते हैं, तो ये एंडोर्समेंट आपको यूके की कोई यूनिवर्सिटी करे। एंड इफ यू आर हेल्पिंग द बिजनेस पर्सन के वो यूके जाएं, तो कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो आपको इंडोर्स करे। ठीक है, आपका बिजनेस का आइडिया इंडोर्स वो करना, उनको करना चाहिए। एंड देन अगेन ऑल दोस थिंग्स दैट आई टोल्ड के वाइबल होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए और न्यू आइडिया होना चाहिए। देन आई टॉक्ड अबाउट द फीस। फीस में मैंने बताया था कि इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं तब क्या फीस है, और अगर कोई बच्चा या पार्टनर कर रहा है, वैसे तो अपेरेंटली दोनों सेम ही है, लेकिन अगर आप यूके के, इफ यू अप्लाइंग आउटसाइड, आप आउटसाइड द यूके से अप्लाई कर रहे हैं तो 363 पाउंड, एंड इफ यूर स्विचिंग इन द यूके तो 493 पाउंड। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट उन्होंने बात ये कही थी कि आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव आपके बिहाफ पर अप्लाई करता है फॉर योर वीजा, तो ही मस्ट अप्लाई एट द सेम टाइम एज यू वुड इफ यू इफ यू डू इट योरसेल्फ। ऐसा नहीं कि आप बाद में ये प्ली लें कि मेरा रिप्रेजेंटेटिव था, उसको पता नहीं था, तो ही डिड अ लिटिल लेट और ही मेड एनी मिस्टेक्स। ठीक है, तो यू हैव टू गाइड हिम जस्ट एज यू आर डूइंग इट योरसेल्फ।
देन आई वाज ऑन द लास्ट स्लाइड जो कि कोरोना वायरस की गाइडेंस के ऊपर थी। उसमें जो फर्स्ट पॉइंट था, उन्होंने दे टॉक्ड अबाउट द माइग्रेंट्स जो कि यूके के बाहर से आ रहे हैं यूके के अंदर, एंड दे हैव सबमिटेड देयर एप्लीकेशंस और इफ दे वेटिंग फॉर देयर डॉक्यूमेंट्स टू बी रिटर्न, तो वो किसी भी वीजा सेंटर से कांटेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने इसमें लिखा है कि वीजा सेंटर्स पार्शियली ऑपरेट करें यूके के अंदर विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। देन दे हैव सेड कि अगर कोई बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट्स के लिए मूव करना चाहता है, कहीं ट्रैवल करना चाहता है टू द वीजा सेंटर, तब भी इजाजत है यूके के अंदर। इट मीन्स कि इट्स नॉट ऑनलाइन, अब ये कम्प्लीटली ऑनलाइन नहीं है, यू कैन ऑल्सो ट्रैवल योर सेल्फ, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट टू सर्टन रिस्ट्रिक्शंस एंड क्वारंटीन रूल्स। अगर आप क्वारंटीन का काम पूरा कर चुके हैं, क्वारंटीन रह चुके हैं, रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, देन यू माइट ओके। एंड देन थर्ड वाज द माइग्रेंट्स हु सीओएस। सीओएस इज बेसिकली द सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। अक्सर कुछ बिजनेसमैन जो होते हैं उनको लोग स्पॉन्सर करते हैं। स्पॉन्सर इन अ सेंस, स्पॉन्सर सिर्फ पैसों का स्पॉन्सर नहीं होता, स्पॉन्सर एक लेटर भी होता है या सर्टिफिकेट भी होता है जो अप्रूव करते हैं। जैसे इन केस ऑफ इंडोर्समेंट्स, अगर वो इंडोर्सिंग अथॉरिटी आपका स्पॉन्सर बन जाती है कि यार दिस पर्सन इज यू नो एलिजिबल बिजनेसमैन और मैं इसको इंडोर्स कर रही हूँ, आई एम आल्सो स्पॉन्सरिंग दिस पर्सन, आई एम गिविंग दिस द सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, तो आसानी हो जाती है आने के लिए। तो उन्होंने ये कहा है कि जिनको स्पॉन्सरशिप मिल गया है वाज असाइंड आफ्टर 1 जनवरी, लेकिन 1 जनवरी 2021 के बाद मिला है, तो उनको फिर भी वीजा का वेट करना होगा। इट डजेंट मीन कि आपको स्पॉन्सर, बिकॉज यू नो ऑफ कोर्स अपेरेंटली स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट इज नॉट योर वीजा, चाहे वो कितना भी इफेक्टिव किस्म का आपका एक हेल्प हो जाए, लेकिन फिर भी इट्स नॉट वीजा। वो वीजा तो नहीं है ना, जब तक वीजा नहीं आएगा। उन्होंने कहा है कि आप अपने स्पॉन्सर के साथ कोई भी एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट ना करें, कमेंट्स ना करें, जब तक वीजा नहीं आता, ठीक है। और ये डेट बताई उन्होंने 1 जनवरी 2021, मतलब इसी साल के अंदर इन्होंने ये बात न्यू गाइडलाइन बताई है। Then they've said कि only health and care migrants can commence work before the visa application has been decided. यहाँ पर इन्होंने एक स्पेसिफिकेशन कर दी है कि अगर कोई हेल्थ या केयर माइग्रेंट्स हैं जो कि हेल्थ से रिलेटेड है वो कर सकते हैं कमेंट्स, लेकिन बिजनेस पीपल एंड द वन हु वांट टू स्टार्ट एम्प्लॉयमेंट तो वो वेट करेंगे फॉर देयर वीजा। Migrants can continue to switch to work and study routes in the UK but will need to show evidence to prove their circumstances. अब इन्होंने एक और बात भी कही है, अगर आप यहाँ से कुछ और प्लान करके गए हैं और आपने वही सब चीजें बताई हैं, लेकिन आप वहां जाकर यू वांट टू स्विच योर वर्क, आपको समझ नहीं आई अपने काम की, आप कहते हो मैं ये नहीं, अब मैं ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि बेसिकली कंसल्टेंट्स तो होते हैं आपको मार्केट्स की नो हाउ देने के लिए और बताने के लिए कि व्हाट आर द वीक पॉइंट्स एंड व्हाट शुड यू इन्वेस्ट इन, लेकिन फिर भी कभी कभी बिजनेस मैन का मूड वहां जाकर या उनके जो चीजें वो चेंज हो जाती हैं, सो दे कैन स्विच, लेकिन आप उनको एविडेंस दिखाना पड़ेगा टू प्रूव देयर सर्कमस्टेंसेस कि हम यहाँ पर ये स्टांस इस इनिशिएटिव के साथ आए थे बट इट्स नॉट वर्किंग हियर, यहाँ तो मार्केट सी लो है, यहाँ पर तो ये मसला है, तो हम स्विच करना चाहते हैं अपना काम, तो उनको एविडेंस दिखाना पड़ेगा कि दे आर वेरी मिजरेबल और दे आर इन द अटमोस्ट नीड टू स्विच देयर वर्क। उसके बाद माइग्रेंट्स हु हैव बीन इशूड विद द रिप्लेसमेंट 90 वीजा Vignet, but still cannot travel to the UK because of restriction, must apply to replace their visa through the Access application service and pay the fee if the visa has expired. A second replacement will not be issued free of charge. ठीक है, उन्होंने ये कहा है कि कभी कभी होता है आप रिप्लेसमेंट वीजा के लिए अप्लाई करते हो, पहले आपने किसी और वीजा के लिए अप्लाई किया था, बट नाउ बताती हूँ, मैंने टाइम हो गया वीजा के लिए समझो अप्लाई किया हुआ है, लेकिन अभी तो वो आया नहीं है, वो मैंने सिंपल स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं यूके में कोई बिजनेस करूँ, तो आई अप्लाई फॉर द रिप्लेसमेंट वीजा, लेकिन मुझे उसके लिए अपनी एक्स्ट्रा फी पे करनी पड़ेगी कि मैं उस वीजा को रिप्लेस करा रही हूँ। देन द हाँ जी, वर्कर्स एंड टेम्परेरी वर्कर्स का भी एक वीजा के बारे में था। वर्कर्स भी बेसिकली वहां जाकर काम ही करने वाले होते हैं, तो दे सेड कि जो माइग्रेंट्स हैं हु आर वेटिंग फॉर देयर स्किल्ड वर्कर वीजा, स्किल्ड वर्कर वीजा जो होता है या इंट्रा कंपनी ट्रांसफर वीजा, मैंने ये स्लाइड इसलिए ऐड की थी बिकॉज इट इज रिलेटेड विद आवर कंपनी इन अ सेंस कि इंट्रा कंपनी ट्रांसफर, जो कि लोग यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं वो अपनी एक कंपनी से बाहर भी एक कंपनी खोल रहे हैं और वहां पर इंट्रा ट्रांसफर कराना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक वीजा होता है, इंट्रा कंपनी ट्रांसफर वीजा। और टेम्परेरी वर्क वीजा डिसीजन कैन वर्क फॉर देयर स्पॉन्सर इफ दिस यूएस वाज असाइंड बिफोर 19 जनवरी 2021। यहाँ जो इन्होंने डेट दी है वो कह रहे हैं कि 19 जनवरी, उसमें उस केस में क्या थी, जो आपके बिजनेस के केस में थी वो 1 जनवरी थी, लेकिन यहाँ पर वर्कर और इंट्रा कंपनी ट्रांसफर के केस में उन्होंने जो डेट दी है जिससे उनकी ये सारी न्यू गाइडलाइंस अप्लाई होंगी वो 19 जनवरी 2001 है, ठीक है।
uh, if the COS was assigned after 1st January, migrants must wait for a decision on their visa before starting work for the sponsor. ये वही बात है सेम कि आपको तब तक स्टार्ट नहीं करना जब तक आपका एक्चुअल वीजा ना आ जाए. You cannot rely upon a sponsor letter or a certificate. If the migrant's application is eventually rejected as invalid or refused, the sponsor must cease sponsorship. अच्छा, this is a very important thing. समझे आपको कोई endorse कर रहा है, आपको कोई sponsor कर रहा है, ठीक है. मैंने बिजनेस खोलना है यूके में, मुझे वहां की कोई कंपनी इंडोर्स करी, स्पॉन्सर करी, या मैंने वीजा के लिए भी अप्लाई कर दिया, लेकिन मेरा वीजा इनवैलिड या रिजेक्ट हो गया या रिफ्यूज हो गया, तो वो जो इंडोर्समेंट कंपनी है या वो जो स्पॉन्सर है वो अपनी स्पॉन्सरशिप और आपसे पूछते रहे कि मुझे यूके में कोई इंडोर्स कर रहा है और आपका वीजा ही ना लगे और फिर आप बाद में भी बोलते रहे कि नहीं मुझे तो उस कंपनी ने इंडोर्समेंट दी हुई है, तो वो वहां पर सीज हो जाएगी व्हेन योर वीजा और योर एप्लीकेशन इज इनवैलिड और इट इज रिजेक्ट. हमने इस वीडियो में इंतहाई अहम मालूमात शेयर की हैं. इसके अलावा हम बिजनेस कंसल्टेंसी और वर्चुअल सर्विसेज भी ऑफर करते हैं. हम 8 मुल्कों में काम करते हैं और बिजनेस की बुनियाद रखने से लेकर लीड जनरेट करने तक के सफ़र में आपके साथ साथ रहते हैं. मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.pefconsulting.com या व्हाट्सएप कर सकते हैं 00971565499 या ईमेल कर सकते हैं info@pefconsulting.com. हमारी टीम जल्द ही आपसे राब्ता करेगी.